हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार, जैसे आपको पता है, फिजिक्स टीचर हूँ और अभी अपन फिजिक्स स्टार्टिंग में इसका पहला जो लेसन है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर अवस्था में, यानी इसमें जो अपन अध्ययन करते हैं वो आवेश की स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। यानी स्थिर अवस्था में जो आवेश रहता है वो किन किन गुणों को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें चर्चा करनी होती है कि आवेश क्या होता है। तो इसको समझने के लिए, इसकी स्टार्टिंग को समझने के लिए अपन यहाँ ध्यान देंगे, ये जो लिखा हुआ है कि नेचर मतलब प्रकृति। तो प्रकृति में जो मुख्यतः अपन मानते हैं मटेरियल और रेडिएशन, ये दो, इन दो से मिलकर नेचर बना हुआ माना जाता है। तो मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो इसका मास होता है, वॉल्यूम होता है, मोमेंटम होता है। मास का मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम का मतलब आयतन और मोमेंटम संवेग होता है। तो इनकी वजह से एनर्जी होती है। और अपन इसके अलावा समझ सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल गति करता है तो उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा। सेम इसी प्रकार से अपन दूसरे जो टॉपिक इसका रेडिएशन, जिसको अपन बोलते हैं विकिरण। तो रेडिएशन, विकिरण में जो एनर्जी का जो अपन कह सकते हैं कारण, वो है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वाइब्रेशन, तो कंपन। तो इनकी वजह से ये एनर्जी इसमें कैरी होती है। अब अगर अपन बात करें कि इसमें लगने वाले फोर्स, जो ये अपनी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी, तो इस इलेक्ट्रिसिटी में लगने वाले फोर्स के बारे में समझने से पहले जो 11th क्लास में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो इसमें ये पढ़ के आए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों की वजह से लगता है। ये जैसे पहला द्रव्यमान m1 और m2, तो दो द्रव्यमानों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो ही क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और इसमें अपन पढ़े, जैसे किसी भी वस्तु को अगर अपन छोड़े, जैसे इस वस्तु को यहाँ से इस ऊंचाई से छोड़ा जाए तो ये पृथ्वी की ओर जाती है। तो पृथ्वी की ओर जाती है तो उसको फिर क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो यहाँ अपन समझ सकते हैं कि पृथ्वी का भी एक द्रव्यमान होता है, और जो वस्तु जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जैसे इस वाले के बारे में, तो इसका भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान, दो द्रव्यमान हो गए, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है वो कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण होता है वो होता है उसका द्रव्यमान। अब एक और उदाहरण के बारे में अगर अपन पढ़ें कि अगर अपन चौक को बोर्ड पर चलाएं तो वो जो उसके कण है चौक के, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर जाने चाहिए थे। किसकी ओर जाने चाहिए थे? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर जाने चाहिए थे, लेकिन ये पृथ्वी की ओर न जा करके, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल न लग करके, और वो बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं। यहाँ अपन ये देखते हैं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो अपने आसपास जो भी वस्तुएं होती है उन सब से ज़्यादा होता है। इसी वजह से पृथ्वी की ओर वस्तुएं जाती है, पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को खींचती है। जबकि यहाँ अपन देखें कि पृथ्वी न खींच करके ये बोर्ड इस चौक के कणों को अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। हालांकि बोर्ड का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में कम है। तब अपन ये यहाँ समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा भी एक बल होता है जो यहाँ कार्यरत है। वो जो बल होता है उसी को अपन कहते हैं विद्युत बल।
उसी बल का नाम होता है विद्युत बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की, तो ये हो गया कि इसमें स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है कि आवेश क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आवेश के बारे में सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब एम्बर नामक जो पदार्थ होता है उसको रेशम के कपड़े से अगर रगड़ा जाता है तब इसमें अलग एक विशेष प्रकार के गुण आ जाता है, विशेष प्रकार का गुण। कब? घर्षण के बाद। घर्षण के बाद जो विशेष प्रकार का गुण आता है वो क्या होता है कि ये हल्के टुकड़ों को, जैसे हल्के कागज़ के टुकड़े या कागज़ के हल्के टुकड़े, धूल कण को आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो ये जो विशेष गुण जो घर्षण के बाद इसमें आया है, इस विशेष गुण को ही क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। तो ऐसा और भी युग्म अपन समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी युग्म, जैसे प्लास्टिक का जो कंगा होता है, बालों में रगड़ने के बाद में अगर मतलब घर्षण के बाद में वो कागज़ के या धूल के जो छोटे कण हैं उसको आकर्षित करने लगता है, इसी को कहा जाता है आवेश। फिर और बहुत सारे इसके युग्म में, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, आगे डायरेक्टली अपने को पढ़ना है कि आवेश का प्रकार। तो आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। ये जो वर्गीकरण है ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब अगला टॉपिक है आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन की प्रक्रिया मतलब आवेश किस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं आवेशन। तो इसकी तीन विधि है। एक के बारे में अपने पढ़ा है घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा। 2 नंबर है प्रेरण के द्वारा,
और 3 नंबर है स्पर्श, जिसको कहा जा सकता है चालन विधि, तो स्पर्श के द्वारा। तो ये जो इसमें सबसे जो पहले विधि है घर्षण के द्वारा, वो अपने को सबसे पहले पढ़नी है। और इसका जो उदाहरण है वो अपन ने ये समझा था पहले। अब इसके बाद में पढ़ना है कि घर्षण के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है, क्या कारण होता है उसका, कि घर्षण से आवेश क्यों उत्पन्न होता है। तो इसका कारण, तो इसके कारण को समझने के लिए एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि ये कोई ए वस्तु और ये बी वस्तु। पहले अपन इसमें मान लेते हैं घर्षण से पहले, घर्षण से पहले। तो घर्षण से पहले दोनों वस्तुएं आवेशित नहीं है, दोनों वस्तुएं आवेशित नहीं है, न तो पॉजिटिव चार्ज है और न ही नेगेटिव। तब उसको अपन कहते हैं कि वह वस्तु उदासीन है। मतलब इसके पास में जितना धनावेश है उतना ही इसके पास में ऋणावेश है। सेम टू सेम ऐसे ही इसके पास जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो ये तो हो गया घर्षण से पहले। घर्षण के बाद दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। किस प्रकार से होती है, क्या कारण होता है, वो समझना है। तो इसका जो कारण होता है वो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में, जैसे पहले से दूसरी में या दूसरी से पहले में। यहाँ अपन समझ रहे हैं कि मान लो कि ए वस्तु, पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किस में प्रवेश करते हैं, बी वस्तु में। किस दौरान, घर्षण के दौरान। तो अपन पढ़ रहे हैं कि जब ये घर्षण के बाद में किस प्रकार से होगा। तो मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आए हैं, तो इस तरीके से अपन ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। और इसका जो ऋणावेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ अपन ये मान लेते हैं कि ये जो चिन्ह है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का जितना ही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित इससे हुए, तो पहले में 2 कम हो गए और दूसरे में अब 4 की जगह 6 हो गए। अब इसका टोटल आवेश, कुल आवेश अपन ज्ञात करें। तो कुल आवेश जो है ए का कुल आवेश, ए के लिए +3 -1, यहाँ हो गया +2। ऐसे ही +4 -6, कुल आवेश -2। घर्षण से पहले कुल आवेश +3 -3 = 0, कुल आवेश +4 -4 = 0। 0 आवेश का मतलब यह भी उदासीन और 0 आवेश का मतलब यह भी उदासीन। अब घर्षण के बाद इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हुए, तो उसके बाद जो कुल आवेश है, पहली वस्तु का +2 है, दूसरी वस्तु का -2 आवेश है। मतलब ये आवेशित है और ये भी आवेशित है, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। तो घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। ये वजह होती है घर्षण के कारण आवेशन की, कि क्यों वो घर्षण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती है। यहाँ यह ध्यान रखना है
कि घर्षण के बाद जो वस्तुएं आवेशित होती है वो समान मात्रा में आवेशित होती है, मतलब एक जितना धनावेश होती है दूसरी उतनी ही ऋणावेशित होती है। तो इस टॉपिक को भी याद रखना है कि पहली वस्तु जितनी धनावेशित होती है दूसरी वस्तु उतनी ही मात्रा में ऋणावेशित होती है। अब इसमें अपन ने ये पढ़ा है कि आवेश जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, तो उस आवेश की या जो भी आवेश है उसके क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए वो पढ़ेंगे। आवेश के गुणधर्म मतलब एक आवेश जो होता है वो किन किन गुणों को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि आवेश का क्या मात्रक होते हैं और क्या विमा होती है। तो इसके लिए अपन जो विद्युत धारा की जो परिभाषा है, विद्युत धारा की परिभाषा आवेश बटा समय, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब इसमें अगर आवेश के बारे में लिखें तो आवेश Q बराबर I इंटू टी। आई विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो एमकेएस या एसआई मात्रक होता है एम्पियर और टी समय का सेकंड। तो ये आवेश का मात्रक एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड, जिसको कहा जाता है कूलाम। इसका जो सीजीएस मात्रक होता है आवेश का, सीजीएस मात्रक को अपन लिखते हैं स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो आवेश का मात्रक, उसके बाद में आवेश का जो विमा होती है, विमीय सूत्र, उसके बारे में। तो इसका जो मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड, इसकी सहायता से अगर इसकी विमा बनाए तो एल एम टी। एल मतलब लेंथ लंबाई के लिए, तो यहाँ लंबाई का कोई मात्रक नहीं है, मीटर इस तरीके से नहीं है, तो एल की पावर 0। एम होता है मास द्रव्यमान के लिए, तो यहाँ किलोग्राम जैसा कोई मात्रक नहीं है, इसलिए इस एम की भी पावर कितनी होगी, 0 होगी। टी होता है समय के लिए, तो यहाँ मात्रक में समय सेकंड 1 पावर, उसके बाद में मात्रक में एक और एम्पियर। तो एम्पियर के लिए अपन विमा के सूत्र में ए और इसकी पावर है 1। तो इस तरीके से इसका जो विमीय सूत्र है वो है T1A1, T1A1। तो ये जो टॉपिक है ये तो हो गया अपना कि मात्रक तथा विमा, मात्रक तथा विमा, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और विमीय सूत्र। इसके बाद में अपन इसके जो मात्रक है, अन्य मात्रक, उनके बारे में अगर पढ़ें तो अन्य मात्रक के लिए एक तो अपन ध्यान रखते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है। तो इसका सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और ये याद रखना है कि 1 फैराडे में ये इक्वल होता है 96,500 कूलाम के। अन्य मात्रक में आगे अपन पढ़ते हैं
इसके छोटे मात्रक, तो छोटे मात्रक जो भी है वो मिली, माइक्रो, पिको, नैनो, इस तरीके से ये अपन इनसे बनाते हैं। जैसे इसमें अपन सबसे पहले पढ़े एम, तो एम का मतलब है मिली, तो मिली कुलाम आवेश का छोटा मात्रक है। और इसमें ध्यान रखना है कि एक मिली कुलाम में कितने कुलाम होते हैं, तो मिली जो है वो 10 की पावर -3 के लिए काम में लिया जाता है। तो 1 मिली कुलाम बराबर 10 की पावर -3 कुलाम। ऐसे ही अगर अपन माइक्रो पहले लगाएं, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो 1 माइक्रो कुलाम इक्वल टू हो गया 10 की पावर -6। ऐसे ही नैनो कुलाम, तो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, और फिर पिको, इस तरीके से। तो ये इसके हो गए छोटे मात्रक। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। मात्रक तथा विमा के बाद में याद रखना है कि आवेश एक अदिश राशि होती है। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है द्रव्यमान की वजह से लगता है, लेकिन विद्युत बल जो होता है वो आवेश की वजह से लगता है। एक उदाहरण से कि चौक जो बोर्ड पर अपन रगड़ते हैं, तो वो जो पार्टिकल है, कण है, वो नीचे की ओर नहीं जाते, पृथ्वी की ओर नहीं जाते। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ लगता है, लेकिन एक अन्य बल घर्षण के कारण उत्पन्न हो जाता है। घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है? आवेश। और उस बल की वजह से यहाँ ये जो चौक के कण है वो बोर्ड से चिपक जाते हैं। तो इसमें यह भी पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान की वजह से लगता है, और यहाँ इस उदाहरण से समझ में आया कि घर्षण के दौरान आवेश उत्पन्न होते हैं, तो विद्युत बल है वो आवेश की वजह से लगता है। तो द्रव्यमान जैसी राशि इसमें होती है इलेक्ट्रिसिटी में आवेश, तो जैसे द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, उसी प्रकार से आवेश भी एक अदिश राशि होती है। उसके बाद इसका एक गुणधर्म है आवेश योज्यता गुणधर्म। आवेश योज्यता गुणधर्म, योज्यता का मतलब योग। तो किस प्रकार से इसका योग करते हैं ये अपने को पढ़ना है। तो योग जैसे मान लो अपन इसके लिए लिखें कि किसी निकाय का कुल आवेश कैसे ज्ञात करेंगे अपन। किसी निकाय का कुल आवेश, इसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। जैसे मान लो
कि किसी निकाय में जो अलग अलग आवेश है वो है -4 कूलाम, +10 कूलाम, -12 कूलाम और +2 कूलाम। अब अगर इसको इस निकाय का कुल आवेश अगर अपने को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करेंगे। तो मान लो कुल आवेश कैपिटल Q है, कुल आवेश कैपिटल Q है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? इन सब को जोड़ेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। तो माइनस वाले -4 और -12 ये हो गए 16। इसके बाद में प्लस वाले 10 और 2 12 और ये हो गया -4 कूलाम। तो सिंपल सा ही है, आवेश योज्यता गुणधर्म थ्योरी रूप में याद रखना है कि किसी निकाय का कुल आवेश इसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है अगला, इसका गुणधर्म वो है आवेश निश्चरता गुणधर्म। तो इसमें जो ये वर्ड लिखा हुआ है निश्चरता, इसका क्या मतलब होता है? तो चर का मतलब होता है बदलना, अचर या निश्चर, इसका मतलब होता है नहीं बदलना। जो अपरिवर्तित रहता है उसको कहते हैं अचर या निश्चर। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ आवेश निश्चरता, मतलब आवेश निश्चर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो कब? तो इसके लिए अपने पढ़ेंगे वेग के प्रभाव पर। तो वेग के प्रभाव पर अगर इसको समझते हैं आवेश को, तो आवेश जैसी जो राशि होती है वो है द्रव्यमान। तो उसके बारे में, दोनों के बारे में अपन साथ में पढ़ेंगे कि वेग के साथ, यानी अगर वेग बढ़ा दिया जाए तो द्रव्यमान और आवेश इनमें से कौन सा परिवर्तित होगा और कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसके लिए अपन पढ़ते हैं, जैसे मान लो किसी वस्तु का, ये वाली वस्तु है और इसका द्रव्यमान मान लो 50 किलोग्राम है। अगर इसका वेग पहले 2 मीटर प्रति सेकंड था या स्थिर था, उसके बाद में इसका जो वेग अपन बढ़ा दें, 2 से 10 कर दें, 20 कर दें, 50 कर दें, तो अपने को पता है कि इसका द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता और आवेश भी क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। लेकिन एक सिद्धांत है और वो है आपेक्षिकवाद सिद्धांत। आपेक्षिकवाद सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कहता है कि यदि किसी वस्तु का वेग बहुत अत्यधिक कर दिया जाए, आपेक्षिकवाद सिद्धांत के अनुसार यदि या फिर बहुत अधिक वेग पर अत्यधिक वेग, कितना? प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग की कोटि का। अत्यधिक वेग पर वस्तु का द्रव्यमान कई गुना परिवर्तित हो जाता है। यह आपेक्षिकवाद सिद्धांत। यहाँ पर अगर वेग कम रखें तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, निश्चित रहता है। स्थिर का भी वही होता है, कम वेग का भी वही द्रव्यमान, और अधिक वेग कर दे तो भी द्रव्यमान होता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक वेग कितना? प्रकाश के वेग की कोटि। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस कोटि का अगर कोई वस्तु का वेग कर दिया जाए तो सिद्धांत के अनुसार उस वस्तु का द्रव्यमान कई गुना परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है आवेश क्या रहता है? निश्चित रहता है। आवेश अपरिवर्तित रहता है। आवेश अपरिवर्तित रहता है।
तो ये है आवेश निश्चरता गुणधर्म। उसके बाद में एक इसमें टॉपिक है विशिष्ट आवेश। इसी के साथ अपन इसी टॉपिक के साथ पढ़ेंगे विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश और आवेश दोनों अलग होते हैं। जैसे अपने को कहा जाए कि ये वस्तु, इसका द्रव्यमान तो 50 किलोग्राम है, आवेश 10 कूलाम है। विशिष्ट आवेश इसका ज्ञात करना है। तो विशिष्ट आवेश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए सूत्र होता है आवेश बटे द्रव्यमान। तो अगर अपन इसका विशिष्ट आवेश ज्ञात करें तो आवेश 10 और द्रव्यमान 50, तो 10 बटे 50 इस तरीके से। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम पर किलोग्राम। ये विशिष्ट आवेश का मात्रक है। तो यहाँ से आप इसकी परिभाषा है वो याद रख सकते हैं सूत्र के अनुसार। अगर इसको अपन एक कर दें तो आवेश ही क्या कहलाता है? विशिष्ट आवेश कहलाता है। यानी इकाई द्रव्यमान की किसी वस्तु या पिंड का आवेश ही क्या कहलाता है? उस पिंड का विशिष्ट आवेश कहलाता है। अब यहाँ वेग के साथ निर्भरता द्रव्यमान की पड़ी, आवेश की पड़ी। द्रव्यमान कई गुणा परिवर्तित हो जाता है, कई गुणा परिवर्तित हो जाता है। मतलब किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अब आवेश के बाद विशिष्ट आवेश के अगर अपन पढ़ें तो अत्यधिक वेग पर द्रव्यमान बढ़ेगा। तो अगर यह द्रव्यमान बढ़ता है यहाँ से तो विशिष्ट आवेश क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसी वजह से विशिष्ट आवेश क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये कथन तीनों के लिए याद रखना है, द्रव्यमान के लिए, आवेश के लिए और विशिष्ट आवेश के लिए। इसके बाद का जो टॉपिक है आवेश क्वांटमीकरण नियम। तो आवेश क्वांटीकरण नियम क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पढ़ना है कि जो शब्द है क्वांटीकरण, तो ये क्वांटा क्या होता है? तो कोई भी राशि होती है उसका जो छोटे से छोटा मान जो होता है उसको अपन कहते हैं क्वांटा। तो अगर यहाँ अपन पढ़ें कि जिस प्रकार से अपन द्रव्यमान को वितरित करते हैं वैसे ही आवेश को भी वितरित किया जा सकता है। तो आवेश जो वितरण है वो किस प्रकार का होता है? तो यह आवेश का वितरण सतत न होकर के विविक्त रूप में होता है। विविक्त रूप में होता है। सतत का मतलब होता है लगातार और विविक्त का मतलब होता है टुकड़ों के रूप में। तो टुकड़ों के रूप में होगा तो एक ऐसा छोटे से छोटा मान होगा जो जिसका अपन क्या कर सकते हैं? वितरण कर सकते हैं। तो उस छोटे से छोटे मान को क्या कहते हैं? उस राशि का क्वांटा कहते हैं। तो यहाँ अपन आगे लिखेंगे कि वह जो छोटा मान है क्वांटा वो होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इसका मान होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जैसे पहले एक उदाहरण में समझा था कि अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो यही बात यहाँ अपन लिख रहे हैं
कि सतत न होकर के विविक्त रूप में होता है। इस प्रकार से होता है कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं कि एक साथ अपन उसको दे सकते हैं, टुकड़ों के रूप में होता है। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉनों के रूप में। और कम से कम कितना चार्ज, कितना आवेशित कर सकते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते कि इसको आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, या E/3 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, E/3 इलेक्ट्रॉन इसको निकाल लिया। तो ऐसे चार्ज नहीं हो सकता। E/3 चार्ज नहीं हो सकता किसी वस्तु का, E/2 चार्ज नहीं हो सकता। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु होती है, किसी वस्तु को जो आवेश दिया जाता है या किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है, पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। जैसे इसमें से अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा लें, 1 इलेक्ट्रॉन हटा ले, तो ये हटाने से हो गई धनावेशित। कितना इलेक्ट्रॉन उठाया? 1, कितना? ये इतनी धनावेशित हो गई, +1 ही। ऐसे ही अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपन दें तो ये होगी ऋणावेशित। कितनी? 2e। तो इतना इसके पास ऋणावेश हो गया। तो इसी तरह ऐसे इसमें लिखा है, तो इसका गणितीय रूप हो गया Q = Ne +- इलेक्ट्रॉन अगर अपन हटाते हैं तो प्लस, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो माइनस ऋणावेश के लिए। n क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E होता है उस पर उपस्थित आवेश। तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक बार दोबारा से इस नियम की ओर ध्यान देंगे, आवेश क्वांटीकरण नियम। तो आवेश क्वांटीकरण नियम क्या कहता है कि आवेश का वितरण सतत न होकर के विविक्त रूप में होता है, लगातार न होकर के टुकड़ों के रूप में होता है। और वो किस रूप में होता है? तो इलेक्ट्रॉन या तो हटाते हैं या इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हटाते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उससे धनावेश और ऋणावेश इस तरीके से अपन समझते हैं। आगे ये क्या कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको अपन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, न कि आधा इलेक्ट्रॉन या E/3 या E/4। तो क्या लिखेंगे इसको? पूर्ण गुणज। तो ये फॉर्मूला हो गया Q = +- Ne। ये इसी थ्योरी का गणितीय रूप है, Q = +- Ne। जैसे अपन यहाँ समझ के आए ना, 1 इलेक्ट्रॉन उठा लिया तो कितनी आवेशित हो गई? वो हो गई धनावेशित। कितनी धनावेशित हो गई? 1e। तो यहाँ 1 क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और e क्या है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ऐसे ही जैसे ये -2e, इतनी ये आवेशित हुई है, ऋणावेशित हुई है। ऋणावेशित क्यों हुई है? इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं। कितने दिए हैं? वो हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इंटू e। इस तरीके से ये आवेश क्वांटीकरण नियम। इसके बाद में अपन इस पर जो न्यूमेरिकल है, इस वाले फॉर्मूले पर सिंपल सा न्यूमेरिकल, जैसे इस तरीके से न्यूमेरिकल है कि इतने इलेक्ट्रॉन देने से या हटाने से वस्तु कितनी आवेशित हो गई ज्ञात करो। या फिर आपको आवेश दिया हुआ होगा कि किसी वस्तु पर इतना आवेश है, तो अब इसमें बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, या हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल इस वाले सिद्धांत पर, नियम पर बनता है। तो इस न्यूमेरिकल को अपन बाद में करेंगे।